हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जिन बच्चों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है दे आर मोस्ट वेलकम, और जिन बच्चों ने मुझे पहले से सपोर्ट किया है दे आर विद मी, उन सबका फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। माय नेम इज सी अंशु गोयल। आई हैव डन माय क्लास 12th एग्जामिनेशंस in year 2016 and I have scored 95.4 percentage, and I've bagged 98 in my economics, that too with self study, and thereafter I've done my graduation. It was all like A grade, A plus जो भी होता है, and then pursued my chartered accountancy. So 2016 के बाद से आज तक मैं क्लासेस दे रहा था क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स कॉन्टिन्यूसली, मैथ्स और ये सब सब्जेक्ट्स में मिड में दे रहा था। ठीक है, कभी कभी मतलब जब बैच बनाने का मेरे पास टाइम होता था। सो आई हैव अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपको कहीं पर भी हेल्प कर पाऊँ इन योर बोर्ड्स, इन योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स और सीयूईटी और सम अदर एग्जामिनेशंस, तो मेरे लिए बहुत लाइक रिटर्निंग टू द करियर होगा कि मैं अपने आप से भी सेटिस्फाइड रहूँगा कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया आपकी सक्सेस में। सो बेस्ड ऑन दैट मैं जितना भी क्लास में इन डिटेल कर पाता था वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेगा। यू हैव टू पे नथिंग फॉर द कोर्सेज, नथिंग फॉर एट ऑल, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर यू पीपल। तो हम इकोनॉमिक्स करेंगे ऑन अ ऑल्टरनेटिव बेसिस स्टार्टिंग के दिनों में। जब मुझे लगेगा सिलेबस थोड़ा पेस पकड़ने की ज़रूरत है तो आई ट्राई कि मैं डेली वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करूँ, बट इनिशियली हम ऑल्टरनेटिवली करेंगे, से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सो आज वीडियो इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा ताकि आपको एकदम से बोर्डम ना लगे। बट हम इकोनॉमिक्स को इन डिटेल करेंगे जब मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग सब लाइक मोटिवेशन फ्रॉम यू पीपल। तो आई ट्राई कि मैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर वाइज आपको ब्रीफ नोट्स के थ्रू पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूं चैप्टर, कि आपको लिखना भी समझ आए और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो टिल देन इकोनॉमिक्स पे वापस आते हैं। सो हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स कवर करेंगे ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, जिसके अंदर हम 2 बुक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बुक या दूसरी बुक, विल डू कंप्लीट सिलेबस जिसके अंदर हमारे पास 2 बुक्स आएगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो का स्मॉलर वर्जन, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा, आई मीन आपने स्कूल में पढ़ा लेकिन आपको उतना समझ नहीं आया और आपको एक क्विक रिकैप चाहिए, तो आप उस केस में फटाफट से एक रिकैप ले सकते हो, या फिर मेरे चैनल को 11th वाले वीडियोस को भी कवर कर सकते हो साइड बाय साइड, या वहाँ पे रिविजनरी वीडियोस हैं तो आप उसे भी कवर कर सकते हो। सो टिल देन अभी के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे एंड विल डू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। तो पहले बोर्ड का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सो विल बी हैविंग अ 80 मार्क पेपर जिसके 2 पार्ट्स होंगे, 40 मार्क्स ईच, है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों का सबसे पहला डाउट आता है कि थियरी है या प्रैक्टिकल है। तो बेटा जैसा आपने 11th में देखा था ना, कुछ कुछ वैसे ही है। अब 11th में क्या था कि जो स्टैट्स थी वो 80% प्रैक्टिकल थी, 20% थियरी थी, है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योरली थियरी थी, सिर्फ 1 या 2 चैप्टर थे जिसमें न्यूमेरिकल्स थे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 5 यूनिट्स हैं जिसमें से 2 यूनिट्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ का मतलब 4 to 5 मार्क का न्यूमेरिकल है, बाकी सब थियरी है 40 मार्क्स में, है ना। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बेटा ये तो प्योरली थियरी है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब यहाँ पे ये मत परेशान होना कि थियरी तो हमें याद ही नहीं होती है, हो जाएगा, चिंता मत करो, पेपर ही तो है यार, पढ़ लेंगे आराम से, कुछ नहीं है। तो मैं इन डिटेल आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझा दूँ, जो भी बुक के अंदर रेफरेंस है मैं आपको उसी सीक्वेंस में कराऊंगा। बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुझे पर्सनली लगते हैं पिछले 10 साल से कि ये तो रिपीटेडली आएगा ही आएगा, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वी वॉन्ट स्किप इट, हम उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा रही बात नोट्स की, तो आई ट्राई कि मैं इन डिटेल बोर्ड पर लिख दूँ ताकि आपको कुछ समझ आ पाए और आप उस बेसिस पे लिख भी पाओ पेपर के ऊपर। बट बिसाइड्स दैट अगर आपको प्रॉपर नोट्स भी चाहिए तो जब भी कोई भी चैप्टर की लास्ट वीडियो डल रही है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच कर दूंगा पूरे चैप्टर के ब्रीफ नोट्स की, जो मैंने अपने खुद बनाए हुए हैं। तो आप वो पीडीएफ एज इट इज लेकर अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो और आप उसको लिख के भी आ सकते हो। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर नाउ, वी हैव 2 बुक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो। मैं पहले मैक्रो स्टार्ट कराऊंगा, मैक्रो कराने का पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहती है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी में जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं, सिर्फ पॉवर्टी होता था पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था पहले, मतलब इंडियन इकोनॉमी में तो अभी भी प्रॉब्लम है बट हमारे सिलेबस में ये पहले होते थे, अब नहीं होते। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट है, आई मीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और काफी सारे और चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स को समझने के लिए पूरी इकोनॉमी का एक ओवरव्यू समझना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी चलती कैसे है, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, उस प्रोडक्शन की वैल्यूएशन कैसे होती है। तो उन सबको समझने के लिए पहले मैक्रो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आज मैक्रो से स्टार्ट करेंगे।
तो मैक्रो के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं, नॉट सेम कि मैं पहले पूरी मैक्रो कराऊंगा फिर इंडियन पे चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम मैक्रो के 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स पहले कवर करेंगे और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की कुछ यूनिट्स उठाना स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे जो रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं, कर सकते हैं या करेंगे, उन सबसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, टू वे कम्युनिकेशन है। ये मत सोचो कि यूट्यूब पे ऑनलाइन डल गया तो हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, हमें तो डाउट है, या हम कैसे बताएं कि ये चीज़ नहीं समझ आया, आप दोबारा बता दो। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए क्लियरली ओपन है। आई ट्राई कि जो बच्चे मतलब रेगुलरली अपडेट्स दे रहे हैं या उनको कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, आई ट्राई कि मैं उनको पर्सनली भी रीच आउट करूँ, इधर व्हाट्सएप पे या फिर फोन करके, जो आपको कॉल्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो हम इजीली सॉल्व आउट करेंगे। सो आई विल ट्राई कि मैं आप सबके डाउट्स को जितना हो सकता है उतना डिटेल में कवर कर सकूँ, बट आई नीड योर सपोर्ट। मैंने भी अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रही साइड बाय साइड कि नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊँ तो मुझे ये रहे कि हाँ कोई तो देख रहा है एक्चुअली, और एक भी अगर बच्चा रेगुलरली देख रहा है तो मेरे लिए उसको भी पढ़ाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सबको। प्लीज़ गिव योर सपोर्ट, जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा। एंड रही बात बेटा रिवीजन की और टेस्ट की, तो उसके लिए भी चिंता मत करो। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक छोटा सा क्विक रिकैप पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर का आई मीन, और उसके बाद एक सेपरेट आई विल गिव यू इन दैट रिवीजन एक पीडीएफ जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन में अटैच, जिसके अंदर उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट टाइप ऑफ होगा जो मैं अपनी क्लास में लेता हूँ। और उसी से नेक्स्ट एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें वो पूरे टेस्ट की डिटेल डिस्कशन होगी कि किसका क्या आंसर बनता है एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल, किसमें कैसे आंसर प्रेजेंट करना ताकि आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो आई ट्राई कि जितना मेरी फिजिकल क्लासेस में होता था मैं उतना ही डिटेल में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकूँ ताकि ज़्यादा रीच हो पाए। सो बेस्ड ऑन दिस, सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि जो भी मतलब डिजर्विंग है उस तक पहुंच जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अपना नाम और आपकी सिटी कौन सी है इतना इनफ है, बट प्लीज डू दिस। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं क्या चीज। तो हमारे पास क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइमरीली 5 यूनिट्स आते हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि ये 5 यूनिट्स इक्वल है, आई मीन 40 मार्क्स का अगर आपका सिलेबस है मैक्रो का तो ऐसा नहीं है कि सब 8 मार्क्स ईच होगा, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर सबसे पहली यूनिट जो हम कवर करेंगे इट विल बी नेशनल इनकम। देन इसके बाद वी विल ट्राई टू कवर एडीएस। अगर आपने ये दोनों यूनिट्स कर ली तो ये मान लो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अराउंड समझना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये दोनों यूनिट्स कर ली तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 22 मार्क्स तो कवर भी कर लिए, 22 से 24 मार्क्स ऑनेस्टली। तो इसका मतलब ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम आपकी 10 मार्क्स की, ये आपकी 12 मार्क्स की आती है। देन वी विल बी हैविंग अनदर यूनिट गवर्नमेंट बजट जो आपकी कहीं ना कहीं 6 मार्क्स की आती है। एंड देन वी विल हैव बीओपी एफआर जो आपकी अगेन 6 मार्क्स की आती है। एंड देन देयर इज वन मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपकी 6 मार्क की यूनिट है। अभी इंडियन इकोनॉमी को होल्ड करते हैं, मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैक्रो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने क्या देखा था, 5 यूनिट्स हैं, पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम। वैल्यू के अकॉर्डिंग मत देखो, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि नेशनल इनकम ही वो कंसेप्ट है जो हर यूनिट में यूज होने वाला है और इसी के बेसिस पे आपको ये सब यूनिट समझ आएंगे। तो हम सबसे पहले नेशनल इनकम कवर करेंगे जिसका 10 मार्क्स का वर्क बनता है। देन वी विल कवर एडीएस जिसकी 12 मार्क्स की बनती है। अब काफी सारे स्कूल्स हैं जिसमें एडीएस बाद में होगी, पहले मनी बैंकिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, विल सी। नेशनल इनकम के बाद पहले मनी बैंकिंग कर लेंगे, बट मुझे बताएगा कौन तुम। अब वो कहाँ बताओगे यार, कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे लिए ओपन तो है। डन। आलतू फालतू लिखने से अच्छा काम की बात लिखना ताकि मुझ तक पहुंचे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँ, ठीक है। सो हम सबसे पहले नेशनल इनकम करेंगे। मेरा प्रायोरिटी बेटा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एडीएस करा दूं, बट पेपर में स्कूल में किया है तो ये कर लेंगे। देन गवर्नमेंट बजट एंड देन बीओपीएफ, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम ये देख पा रहे होंगे कि इंडिया का स्टेट ऑफ हॉर्मोज है या फिर गल्फ कंट्रीज है, यूएसए, इजराइल, इन सब के साथ जो भी लेन देन चल रहा है ये सब हमारे बीओपी को या फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है ना। अगर मैं अपना आईएनआर का, इंडियन नेशनल रुपी का फॉरेन एक्सचेंज रेट देखता हूँ तो $1 93, 94, 95 रुपीज के आसपास चल रहा है। कहाँ ये 5, 10, 15, 20, 50 रुपए तक हुआ करता था और 94 तक चला गया। इसके जाने में रीजंस क्या होते हैं, इससे जाने से फर्क क्या पड़ेगा और उससे मेरी कंट्री की रुपी की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, ये सब चीजें तुम समझोगे इसमें बीओपी एफआर। तो एक तरीके से ये मान लो बेटा जितना भी रियल इकोनॉमी में चल रहा है वो इकोनॉमी का सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी तो एक तरीके से ये मान लो जो आपने 9th 10th में एसएस का 4th पार्ट के अंदर इकोनॉमिक्स कुछ बिल्कुल वो सेम है, पर थोड़ा और डिटेल में स्टोरी की तरह, फैक्ट्स एंड स्टोरी है। तो मैं आपको स्टोरी की तरह जल्दी समझाऊंगा, आपको सब कुछ इन डिटेल समझ आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मुझे पर्सनली फेवरेट लगती है,
सिर्फ इसलिए कि इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके अंदर कि तुमको खुद को मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीए करना चाह रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में श्योरली आएगी। अच्छा, अभी क्लास डाउट पे आते हैं, फिर सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। एक सिंपल सा बच्चों का बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे हैं फर्स्ट क्लास में कि हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा या हमें समझ नहीं है, तो क्या हमें 12th की मैक्रो पढ़ने में दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बताऊं तो नेशनल इनकम में तो माइक्रो का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं, ठीक है। बहुत बेसिक से एक दो टर्म्स होंगे वो मैं आपको पहले समझा दूंगा। एडीएस में भी कोई रोल नहीं है, देन गवर्नमेंट बजट में भी कोई रोल नहीं है, मनी एंड बैंकिंग में भी ऐसा कोई रोल नहीं है। हमको सिर्फ बीओपी एफईआर में भी एफईआर में चाहिए थोड़ा सा कंसेप्ट, वो थोड़ा सा कौन सा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल लास्ट चैप्टर प्राइस डिटरमिनेशन वाला पढ़ाओ, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बनेगा, ये छोटा सा कंसेप्ट चाहिए। आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विद नेशनल इनकम फर्स्ट, ठीक है। तो अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बेटा, दिस इज नेशनल इनकम फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना, देखो अब नेशनल इनकम पे आने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि हमें नेशनल इनकम पढ़ना क्यों जरूरी है, यही हमारा पहला चैप्टर क्यों बनता है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि नेशनल इनकम वहां यूज होती है जब आपको एक कंट्री की एक साल की ग्रोथ चेक करने की एक्चुअली कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। ए कंट्री और बी कंट्री, दो कंट्रीज हैं, मेरे को दोनों को कंपेयर करना है। तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, याद करो क्लास 9 और 10 इकोनॉमिक्स में पढ़ा आपने, वी हैव टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के दो पैटर्न्स होते हैं, याद है, एक जो यूएनडीपी यूज करता है, एक जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है ना। वर्ल्ड बैंक क्या यूज करता है बेटा, एवरेज इनकम, अगर कुछ याद आ रहा है, पहले चैप्टर था ये तो क्लास 10 इकोनॉमिक्स में, है ना। और यूएनडीपी क्या यूज करते हैं बेटा, एचडीआई के इंडिकेटर्स यूज करते हैं 3, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है और एवरेज इनकम है, दोनों का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है। वो क्या है, नेशनल इनकम मतलब कंट्री की पूरी इनकम डिवाइडेड बाय कंट्री की पूरी पॉपुलेशन कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दो कंट्रीज को कंपेयर करना पड़े कभी भी, तो मुझे उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पीसीआई या एवरेज इनकम, जिसमें न्यूमरेटर क्या है, नेशनल इनकम। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब आप अपने से लगा के चलो, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे उस बिजनेस का चेक करना है कि प्रॉफिट है, लॉस है, या क्या चीज चल रही है ना, प्रोडक्शन हुई है नहीं हुई है, पिछले साल से हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े हैं, सो ऐसी सिचुएशन में हमें बेनिफिट कौन देता है, नेशनल इनकम। कि अगर आप पूरी इकोनॉमी को कंपेयर करना चाह रहे हो या पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ पीरियड भी चेक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए नेशनल इनकम आपको क्या करती है, हेल्प करती है। तो पर्पस समझ आया कि हमें नेशनल इनकम क्यों चाहिए, ताकि हम कंट्री की वैल्यूएशन कर सके कि ये कर क्या रही है और बाकियों के मुकाबले क्या कर रही है, साथ साथ पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या कर रही है। यहाँ तक समझ आया, ये तो पर्पस है। अब नेशनल इनकम करते कैसे, तो देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ मेरे घर में, चलो मिस्टर एक्स के घर में 5 बंदे रहते हैं, पांचों की 1-1 लाख रुपए की कमाई है, तो ऐसी सिचुएशन में पांचों की इनकम ऐड करके मिस्टर एक्स के घर की इनकम कितनी हुई, 5 लाख, है ना। तो अब यहाँ पे समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको कहा मिस्टर एक्स, भाई मैंने सुन लो यहाँ से, मिस्टर एक्स के घर में 5 बंदे हैं, पांचों की इनकम 1-1 लाख रुपए, समझा। तो अगर मुझे मिस्टर एक्स के घर की इनकम निकालनी है तो सबको ऐड कर लो, कितनी होगी बेटा, 5 लाख। ये क्या बन गई, एक तरीके से नेशनल इनकम, और ये क्या थी, सबकी इंडिविजुअल इनकम थी। अब ये इंडिविजुअल इनकम किस में कवर होती है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपने पिछले साल पढ़ी, एमएसयू में पढ़ी, ठीक है। और ये किस में चली गई बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्यों। अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, देखो ये पढ़ा हुआ है आपने, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम, और माइक्रो का आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन की जब बात की जाएगी तो वो माइक्रो में कवर होता है ना। तो यही नेशनल इनकम है। तो अगर मैं पूरी कंट्री की एक-एक यूनिट की इनकम को ऐड कर दूं पूरी कंट्री के अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम। अब इतना आसान हो तो 12th में थोड़ी आएगा, है ना, आसान तो नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दो, देखो अगर ये मानते हैं कि छोटा एक्स था, एक्स का बेटा छोटा एक्स था, इसने अपनी इनकम में से 20,000 इसको दे दिए, इसको दे दिए, तो इसकी इनकम कितनी होगी, 80, इसकी इनकम कितनी होगी, 80। अब मुझे ये बताओ, आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख या 80,000 क्या कंसीडर करोगे, 1 लाख या 1,20,000 क्या कंसीडर करोगे। अब ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है बेटा, एक कंट्री के अंदर हो सकता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड सो ऑन
पैसा बांटता चल रहा है। उन सिचुएशंस में हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम नेट को कंसीडर करें या ग्रोस को कंसीडर करें, यहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, देखो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ। आपने कंट्री के अंदर कभी जीडीपी का नाम सुना होगा, है ना? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम एमपी पे कैलकुलेट करते हैं। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ऐसे काफी सारे एग्रीगेट्स होते भी करेंगे इन डिटेल, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझो। तो हमारे पास जीडीपी एंड एमपी होता है, जिसके अंदर जी स्टैंड्स फॉर ग्रोस, मोटी मोटी वैल्यू कितनी आई। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, मैं इन तीन के साथ 1 लाख को कंसीडर करूं या 80 को, 1 लाख को कंसीडर करूं या 1,20,000 को, उससे मेरे फाइनल आंसर पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। यही नेशनल इनकम की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये आपकी क्लास 12 में ऐड हुआ। और आपको आना चाहिए कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, किसको कितनी वैल्यूएशन पे काउंट करेंगे, और अगर मुझे कंट्री का जीडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, ये हम सब करेंगे इन डिटेल डाउन। बहुत सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, एक एक करके करोगे तो सब समझ आता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कुछ? ठीक है, अब एक मिनट ले रहा हूँ मैं आपसे, समझना इस बात को। काफी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि हम बुक कौन सी रेफर करें। ये तो देखो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, आई एग्री। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुम्हारे स्कूल में लग गई वो मत करो, या जो तुम्हारी ट्यूशंस पे लगवाई गई थी वो मत करो, या जो तुम्हें समझ आई वो मत करो। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। आपको बेटा जिसमें से समझ आए वो वाली करो, और ये अपने माइंड से निकाल दो कि उसकी बुक में से पेपर आता है, किसी की बुक में से पेपर नहीं आता। बुक किसकी होती है? भगवान की, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक से ही पेपर आता है। तो अगर आपको पढ़नी है तो देखो, मेरे को पर्सनली संदीप दत्त पसंद है, बुक पसंद है, आप उसमें से पढ़ सकते हो। मुझे वो पर्सनली इसलिए बुक इसलिए ज़्यादा सही लगती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी लैंग्वेज इतनी ईजी है कि आप उसको पढ़ो और थोड़ा बहुत मेरी वीडियो से समझो तो आपको स्ट्रेट अवे याद होता जाएगा, और नोट्स बनाने में या पेपर में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो वहाँ पे आपको वो बुक हेल्प कर सकती है। रही बात टीआर जैन की, तो टीआर जैन की मैक्रो इकोनॉमिक्स की ना लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है मुझे, कि वो 12th का बच्चा एकदम से पिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसको उतनी हैबिट भी नहीं है इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म्स को समझने की। तो इसलिए मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपको जो समझ आती है। For macroeconomics, Sandeep Garg is the best, and then again Indian economics, Sandeep Garg is the best. मैं 10 साल से वही बुक्स रेफर कर रहा हूँ, पर आई ट्राई कि मैं टीआर जैन के भी जो टॉपिक्स हैं या कुछ लैंग्वेजेस हैं वो उसको इंकॉर्पोरेट कर दूँ बेटे। बट स्टिल आपको जो समझ आ रहा है बेटा वो कर सकते हो। मैं आपको टॉपिक सारे कराऊंगा, उसको चिंता मत करो। पर नोट्स बनाने की जो बात है वो मैंने संदीप गर्ग से बनाई है, जो आपको टीआर जैन के भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो संदीप गर्ग और टीआर जैन दोनों से बनाए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट। अब कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को। तो हम करते हैं नेशनल इनकम कवर, जल्दी से करेंगे। आज कुछ बेसिक से स्टार्ट करने का, जो आपकी बुक का सबसे पहला टॉपिक है। उससे पहले एक बार चैप्टर्स का ब्रेकअप समझ लो, कैसे चैप्टर्स हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिव्यू इंट्रोडक्टरी है, इसलिए इसके अंदर मैंने कोई बहुत मेन टॉपिक कवर नहीं किया है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि सिलेबस किस तरीके का है और आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे। तो नेशनल इनकम बेटा यूनिट का नाम है, जो यूनिट 1 है, जिसके अंदर हम 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटली बेसिक्स। कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे आपने अगर बुक में देखा है, अभी तक स्कूल स्टार्ट हो चुका है तो उसमें देखा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक वर्सेस फ्लो, रियल इनकम, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, ये वाले कुछ टॉपिक्स आपने देखे होंगे। दीज आर वेरी बेसिक फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर आएगा बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स हैं ये। इसके अंदर वो सब टॉपिक्स आएंगे लाइक डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रोस क्या होता है, नेट क्या होता है, इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं इसमें। नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब टॉपिक्स आएंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको अलग से स्टार्ट करवा दूंगा कि ये टॉपिक इन डिटेल कर लेना। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर आएगा बेटा रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसके अंदर हम ये जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, सो ये सारे 8 एग्रीगेट्स होते हैं, वो समझेंगे। एंड लास्ट आएगा आपका कैलकुलेशन, कि नेशनल इनकम को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, या कंट्री के अंदर की नेशनल इनकम किन किन मेथड से कैलकुलेट होती है और उसके अंदर क्या क्या आपको इंक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है, वो सब हम इसमें करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आता क्या है सबसे ज्यादा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 100% क्वेश्चन आता है। अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो यूनिट टेस्ट भी होंगे, हाफ ईयरली भी होगा, रिपोर्ट भी होंगी, देन बोर्ड्स भी होंगे। 4 से 5 बार आपके वाला चैप्टर पेपर में देने वाले हैं। उन 5 या 6 कई स्कूल्स में होते हैं पेपर 6 बार, तो उन सभी एग्जाम्स में आपको 100% सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पक्का दिखेगा। नेशनल इनकम एंड कंसेप्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर आते हैं कैलकुलेशन के क्वेश्चन। तो एक न्यूमेरिकल पक्का, और उसके अलावा 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चंस, 1-2 एमसीक्यूज, इतना आपका इस चैप्टर से वर्थ आता है।
ठीक है पेपर में, तो आप उतने ही रेलिवेंस के साथ समझना बेटा। बट यूनिट टेस्ट 1 क्योंकि प्योरली नेशनल इनकम का टेस्ट हो जाता है स्कूल्स में 20-25 मार्क्स का, तो उसके अंदर नेशनल इनकम की काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हर चीज़ को इन डिटेल समझिए, ठीक है। सो आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वैसे एक टॉपिक कराऊंगा, टोटल बर्डन नहीं होगी, ना ही आपके लिए बर्डन आएगा। नेक्स्ट वीडियो से फुल फ्लेजेड पढ़ेंगे, कोई फालतू बात नहीं होगी, ठीक है। अभी तो नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूँ। हम इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, याद रखना। नेशनल इनकम हो, खाली इनकम हो, उसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। कैपिटल वाई क्यों आया, आई क्यों नहीं आया? क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आई इन्वेस्टमेंट है, वाई नेशनल इनकम है, तो और बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे सेविंग्स एस, कंजम्पशन सी, कैपिटल वो भी तो सी से स्टार्ट होता है। कैपिटल के लिए हम कैपिटल के यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सारी कुछ एप्लीकेशंस है जो आप आगे आगे सिलेबस में देखते जाओगे। अभी लगेगा कि हम कैसे याद करेंगे, पर जब सारा सिलेबस हो जाएगा तो आपको लगेगा ये कोई पूछने की बात है, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं। सो नेशनल इनकम पे आने से पहले बेटा हम दो कंसेप्ट समझेंगे। ये मत सोचना कि ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर पेपर में नहीं आते हुए भी पेपर में आ जाते हैं इनडायरेक्टली, इधर एमसीक्यूज में, या फिर आपके जितने भी बड़े कंसेप्ट्स आएंगे में 100% यूज होगा। प्लीज बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या था, सबसे पहले 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हुए आपने। ये तो देखो तुमने 9th में भी पढ़ा है, एक स्टोरी ऑफ विलेज पानीपुर के नाम से चैप्टर होता है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में, होपफुली याद होगा आपको। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो उसमें भी पढ़े, क्या क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब यार देखो ये चीजें प्लीज इग्नोर करना, कहीं से मजाक बनाओ, एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये सब चीजें आपके डायरेक्ट पे डिपेंड करती है कि स्टे इन इंडिया, तो मैं अपने डायरेक्ट के बेसिस पे ही चल रहा हूँ। दिस इज टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योर, आप इसको जाओ वैसे बुला सकते हो। अब बेटा ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या जनरेट करके देते हैं आपको, फैक्टर इनकम। वो क्या होती है, लैंड को क्या मिलता है बदले में, रेंट, लेबर को क्या मिलेगा बदले में, वेजेस, कैपिटल को बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। तो अगर मैं इन्हीं चारों इनकम्स को ऐड कर दूं तो मुझे कंट्री की क्या मिल जाती है, नेशनल इनकम, है ना। कंट्री के अंदर आप सोच के देखो, क्या इसके अलावा कोई और इनकम बन सकती है, नहीं। या तो आप सैलरी कमाओगे, या बिजनेस से प्रॉफिट कमाओगे, या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हो तो वो अलग केस है, वो बाद में करेंगे। उसके अलावा आप कहीं पे प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो रेंट कमाओगे। यही सारी टाइप ऑफ इनकम होती है, इसके अलावा कोई और इनकम होती नहीं। तो अगर मैं पूरी कंट्री की इन चारों इनकम को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। पहला टॉपिक समझ आया। तो हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्हें कहा जाता है जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं या आके उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। वो 4 तरीके के होते हैं, या तो लैंड आता है, या लेबर आता है, या कैपिटल आती है। ये कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, पढ़ा हुआ आपने। और इन सबको लेकर आने वाला कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है ना। तो ये आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्लीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 4 सेक्टर्स। ये आपके लिए नई टर्म है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स यहीं पे डिपेंडेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी 4 सेक्टर्स हैं, देखो मैंने आपको कहा 4 कमाने वाले क्या है, मतलब 4 प्रोडक्शन में कौन कौन आगे बढ़ेगा, तो ये 4 आते हैं। पर कोई बना रहे तो खाएगा भी तो कोई, वो कौन खा रहा है, तुम तो ये कह दो कि लेबर खा रहा है, अगर बट सारा का सारा लेबर कंज्यूम करेगा ऐसा नहीं है। अब समझो इसका, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो क्या इकोनॉमी में सबका नेचर सेम होता है, नहीं होता। तो हम नेचर के बेसिस पे 4 हिस्से बनाते हैं एक इकोनॉमी के, जिनको हम 4 सेक्टर्स बोलते हैं। सोच के देखो, मेंशन करने की बड़ी कमेंट में सोच के देखना तुम्हारे लिए 4 सेक्टर्स क्या होंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं, भाई हमने तो 3 पढ़े, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो ये चौथा कौन सा है। तो बेटा ये 3 भी गलत है, ये 3 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो 3 सेक्टर्स तब यूज किए जाते हैं जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, याद रखना। मैं अभी नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं, वो 4 जो खर्चे में आगे आने को तैयार होते हैं। ये कौन थे, कमाने में आगे, ये 4 कौन होते हैं, खर्चे में आगे, याद रखना। ये कौन होते हैं, सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं बेटा, हाउस होल्ड्स में। तो हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, मैं यहाँ पे ब्रीफली लिखता हूँ आज, कल नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं डिटेल लिख पाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी के लिए समझ जाए बेटा, हाउस होल्ड्स हम लोग होते हैं, हम लोग कौन, जो इन 4 चीजों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। समझो कैसे,
हाउस होल्ड्स का मतलब बेटा ये हो गया कि से आप हो गए, आज आप पढ़ रहे हो तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप ही जाके मार्केट में क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। कैसे? आप लेबर बन जाओगे, है ना। अरे मतलब दिहाड़ी मजदूर नहीं, चाहे वर्कफोर्स में बड़े ऑफिसेज में बैठोगे, बट स्टिल आप क्या बन जाओगे, लेबर बन जाओगे। सेकंड, आपके पेरेंट्स ही कहीं पे किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या दे रहे होंगे, रेंट पे दे रहे होंगे, तो ये भी आप नहीं हो। पैसा भी कौन इन्वेस्ट करे, सपोज कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, तो वो पैसा भी लगाएंगे अपने घर से, वो पैसा भी कौन दे रहा है उनको, हाउस होल्ड दे रहे। लास्टली एंटरप्रेन्योर, उस बिजनेस को चलाने वाला कौन होगा, आप लोग ही तो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी के अंदर ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा एक टर्म थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसके लिए एफओपी यूज करूंगा बाद में, ठीक है, याद रखना। एफओपी का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड आता है फर्म्स। फर्म्स का मतलब वो प्रोडक्शन यूनिट होता है which consumes all these services from household। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 5 साल के बाद किसी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो आप तो हाउस होल्ड हो, आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हो, लेबर। पर वो कंपनी हाउस होल्ड थोड़ी है, वो तो एक तरीके की फर्म है जिसका काम क्या है, पैसा उठाना, इन्वेस्ट करना, प्रोडक्शन करना और आगे बढ़ जाना, समझो। अभी फर्म्स को चलाने वाला कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर लगाता क्या उसके अंदर, कैपिटल, और हायर किसको करता है, लेबर को। कहाँ पे बना रहा है वो, लैंड पे। तो हमने क्या कहा, उस फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या उस बॉडी के अंदर ये चार काम करेंगे, पर वो है तो एंटिटी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, वो एंटिटी है तो अलग, तो वो मेरे लिए क्या बनती है, फर्म्स बनती है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए प्रोड्यूसर्स का नाम होता है। फर्म्स किसे बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स को, जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करती है। जबकि ये कौन होते हैं बेटा, कंज्यूमर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज इस बात को समझना, प्रोड्यूसर्स इन्हीं को हायर करके प्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन लेबर कभी प्रोड्यूसर नहीं कहलाता। प्रोड्यूसर तो वो कंपनी है जो बना रही है, ठीक है, याद रखना। थर्ड आता है बेटा, इन दोनों को मैनेज करने वाला कौन होता है, योर गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट दोनों नेचर मेंटेन करती है। दोनों नेचर का क्या मतलब हुआ, अब अपनी गवर्नमेंट से लगाओ, पॉलिटिकल नहीं जा रहे, बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहे, आप सिर्फ गवर्नमेंट से मान के चलो कि आपकी गवर्नमेंट का काम क्या है। आगे बढ़ो, आपकी गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट के दो काम है, या तो वो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन का मतलब है सरकारी कंपनियां चलाएंगी। फॉर एग्जांपल सेल हो गई, बेल हो गई, एनटीपीसी हो गई, आईओसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं। तो हमने क्या कहा, काफी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोड्यूसर का काम करती है, मतलब पीएसयू, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्म्स बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके की यूनिट है जो प्रोड्यूस करेगी। दूसरी गवर्नमेंट को हम कहते हैं बेटा जनरल गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, जनरल गवर्नमेंट। अगर बेटा आपको कहीं पे ब्रीफ लिखना है ना, ये सब लिख लो, कोई इशू नहीं है ऐसा लिखने में। आप एक काम करो, एक नोटबुक ले लो, उस नोटबुक के ऊपर लिख लो क्लास 12 इकोनॉमिक्स, मेरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और उसके बाद आप अपना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला टॉपिक लिखो नेशनल इनकम यूनिट 1, ये मत लिखो विषय से। आप उसके अंदर नेशनल इनकम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख के, ये 4 फैक्टर ऑफ इनकम ये लिख के, उसके बाद सेकंड टॉपिक 4 सेक्टर्स ये और ये लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मैं जब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो ये सब हम डिटेल करेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। इतना भी मत सोचो कि हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, अब इसे समझने पे ध्यान दो। जो चीज लिखने की आएगी मैं आपको खुद बोल दूंगा कि ये लिख लो फटाफट से, ठीक है। और ब्रीफ नोट्स पूरे चैप्टर के आपको क्लास में मिल ही जाएंगे, तो इतना मेहनत मत करो, वीडियो को पोस्ट प्ले अब समझने पे ध्यान दो, बाद में नोट्स दोबारा बना लेना, ठीक है। तो अब वापस इस पर आते हैं। तो गवर्नमेंट के बेटा देखो दो काम हुए, क्या क्या हुए। पहला काम तो ये कि वो पीएसयू की तरह कुछ प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, अब समझो इस बात को कि से आईयूसीएल जो एक ऑयल रिफाइनरी मेंटेन करती है, ऑयल क्रूड ऑयल लेकर आती है, उसमें बनाती है और उससे बना हुआ ऑयल मार्केट में बेच देती है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पीएसयू, क्योंकि वो प्रोड्यूसर की तरह काम कर रही है। दूसरी गवर्नमेंट होती है जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, वो सरकार जो आपकी कंट्री को रन करने में हेल्प करती है। सिंपल से एग्जांपल है, आपकी गली के अंदर स्ट्रीट लाइट है वो खराब होगी, तो आपका जो भी लोकल लीडर होगा वो क्या करेगा कि किसी प्राइवेट वेंडर से स्ट्रीट लाइट उठवाएगा और वो पूरी स्ट्रीट के अंदर सारी लाइट्स को बदलवा देगा। अब समझना ध्यान से, वो प्रोड्यूसर नहीं है यहाँ पर, जो लोकल लीडर है वो गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो सिर्फ क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसने जिस दुकान से खरीदी वो दुकान वाला क्या बना, फर्म बना, और उसने उससे खरीद लिया सामान, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया। तो हमने कहा जनरल गवर्नमेंट ज्यादातर कंज्यूमर की तरह बिहेव करती है, जो कंट्री के वेलफेयर को
वेलफेयर को चलाने के लिए कुछ खर्चे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेक्टर्स हुए। तो बेटा जब भी खाली इन 3 सेक्टर्स की बात होती है, हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट, तो ये हमारे 3 प्राइमरी सेक्टर्स आते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, वो वाला प्राइमरी नहीं, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट। अब इनके अलावा चौथा आता है जो अब इंपॉर्टेंट बन चुका है, वो कौन सा है? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब ये है बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, x माइनस एन। सोचो क्या हो सकता है, सोचो। x stands for exports, m stands for imports, export and import। तो अगर मैं अपनी कंट्री में बैठे बैठे यहाँ से किसी दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उन दोनों का नेट इफेक्ट जो आता है वो किसमें आता है? एक्सटर्नल सेक्टर। अब आप पूरी इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं चला सकते। आइसोलेशन मतलब अकेला दूर करके नहीं चला सकते, ये तो हमने अभी देख लिया। अगर आपकी कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रही तो आपकी पूरी इकोनॉमी डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एलपीजी में हो रहा है कि क्योंकि बाहर से एलपीजी नहीं आ पा रही है, हमारे पास क्षमता नहीं है बनाने की, तो हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? पॉइंट से इतना सा आता है कि एक इकोनॉमी के ये 4 सबसे क्रूशियल सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अगर मैं चारों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, चारों की बात कर रहा हूँ तो ओपन इकोनॉमी। ओपन का मतलब है हमारे लेन देन है पूरी इकोनॉमी के साथ, हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं ओपन डोर पॉलिसी के अंडर, तो हमारी ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। पर अगर मैं फोर्थ सेक्टर हटा दूं तो 3 सेक्टर्स बचे, कौन से? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट। इन 3 सेक्टर्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, याद रखो। तो कभी भी पेपर में आए ओपन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपको अपना आंसर पता है। यहाँ तक समझ आया बेटा? तो हमने आज क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक्स किए, अभी हम इनको डिटेल करेंगे, लिखेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था। 2 टॉपिक्स किए, पहला टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों की फैक्टर इनकम होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन्हीं को ऐड करके हमको क्या मिलती है? नेशनल इनकम मिलती है, ठीक है। हमने फिर दूसरी साइड देखी कि कंट्री के अंदर कमा तो सब रहे हैं, खर्च भी तो कर रहे होंगे, तो एक ही पर्सन कमा भी सकता है और दूसरी साइड कोई पर्सन क्या कर सकता है? खर्च भी कर सकता है, याद रखना, ठीक है। पर मैं तो पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, क्यों? हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो के अंदर हम सबको कंसीडर करके चलते हैं। तो मैं पूरी इकोनॉमी के ऊपर से देखूं तो पूरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स आते हैं जो खर्च करते हैं। पहला सेक्टर हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं कंजम्पशन के ऊपर, फर्म्स खर्चा करती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, समझते जाने सुनते जाना, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी। हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं अपनी कंजम्पशन के ऊपर, फर्म्स क्या करती है बेटा? पैसा इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? 2 खर्चे, या तो पीएसयू की तरह फर्म की तरह बिहेव करेगी तो इन्वेस्टमेंट, जनरल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करेगी तो कंजम्पशन। लास्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी 2 खर्चे करता है, एक एक्सपोर्ट का खर्चा करता है और एक इंपोर्ट का खर्चा करता है। बस ये टॉपिक्स है। तो छोटा सा टॉपिक क्या है आज, बहुत बेसिक सा। आप अपनी बुक उठाओगे तो उसमें स्टार्टिंग के पहले पेज पे एक पैराग्राफ में खत्म होगा ये टॉपिक। पर मुझे पता है बेटा, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, 10 बार ही पढ़ा है ना, हर साल पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें लगेगा कि बहुत बोल दिया है, इतना क्या इंपॉर्टेंट है, बट जब तुम इसको कर लोगे और पूरी नेशनल इनकम पूरी मैक्रो करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो पहली क्लास में ये क्लियर हुआ तो सब में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको 10% भी समझ आया है पहले वीडियो में, तो इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट, इट्स वेरी गुड स्टार्ट। क्योंकि एकदम से किसी नए टीचर से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। पर जैसे जैसे आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे तो आपको टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू समझ आएगा कि हाँ एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहे हैं और हमें समझ कितना आता है, ठीक है। बट स्टिल मैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आपको कुछ और समझने के लिए कुछ और एडिशनल डिटेल्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वो कम्प्लीटली ओपन है आपके लिए, आप जो फीडबैक दोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़, किस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। स्टार्ट स्टडिंग, हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आराम से इन डिटेल कवर करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। और एक दिन का गैप इसलिए ही रख रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो स्किप हो गया तो प्लीज़ उसको उसी टाइम पे देख लो। हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो डाल दूँ, बट कभी वीकडे में कुछ इशू हो जाता है तो वो एक दिन आगे पीछे हो जाएगा, बट वीकली आपकी वीडियोस डल जाएंगी, ठीक है। संडे के लिए मैं ट्राई करूंगा कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँ या रिविजनली बना लूँ या आपके कमेंट्स पे रिप्लाईज कर दो सारे, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एक्सट्रीमली थैंक यू। होप करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे इतने इंटरेस्ट के साथ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड वेटिंग फॉर योर व्यूज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी उसको डिटेल कवर करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट आंसर्स करेंगे, टू द पॉइंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।
बाय, ऑल द बेस्ट।